हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज रिवीजन सेशन सीरीज़ में हम नेशनल करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जितने भी एक साल की न्यूज़ रही है 2020 से 2021 के दौरान, हम उसे एक एक करके रिवीजन करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी लग सकेगी। ठीक है, तो 2 साल से 18 साल के बच्चों को कौन सी वैक्सीन? कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो कौन सी वैक्सीन को दिया गया है 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए? कोवैक्सीन को किसके द्वारा ही बनी है? ये भारत बायोटेक की वैक्सीन है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह पहली वैक्सीन है। ठीक है, तो पूछ लीजिए, ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन कौन सी? कोवैक्सीन है। कोविशील्ड भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, कोवैक्सीन। ठीक है, भारत बायोटेक की है। अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ। इस गति शक्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर की थी। यह मास्टर प्लान 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक ही मंच पर लाएगा, ताकि दोहराव से बचने, खामियों को दूर करने और सही समय पर मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों के बीच विभिन्न योजनाओं को समन्वित किया जा सके। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान है, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक तरीके से ये मंच लेगा। ठीक है, किन किन को? जो 16 मंत्रालय हैं और जो 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र से संबंधित जो विभाग हैं, एक तरीके से जितने भी आधारभूत संरचना से संबंधित मंत्रालय और विभाग हैं, उनको एक मंच पे लाएगा। क्यों लाएगा? ताकि वो ये विभिन्न जो मंत्रालय हैं, जो विभिन्न योजना परियोजना बनाते हैं, उनमें एक तरीके से सामंजस्य बैठ सके। एक मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में कि किस तरीके से सड़कों को बनाया जाता है। नई सड़क बची, और जब नई सड़क बनती है तो उस पर पहले से ही करोड़ों रुपए लगते हैं, समय भी लगता है, लेकिन फिर क्या किया जाता है? उन सड़क को कुछ ही दिन बाद तोड़ दिया जाता है। कारण कि वहाँ पे केबल बिछाना है, फाइबर केबल बिछाना है, और फिर क्या किया जाता है? उसको बिछाने के उन केबल्स को बिछाने के लिए जब उन सड़कों को तोड़ दिया जाता है तो उससे आर्थिक हानि हो रही है, और फिर पुनः उन सड़कों को बनाया जाता है तो फिर से आर्थिक हानि और फिर समय की हानि। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इनसे संबंधित जितने भी मंत्रालय हैं वो एक साथ एक मंच पर बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से इन सारी चीज़ों को करेंगे, ताकि सबसे पहले कौन सा कार्य करना है, फिर कौन सा कार्य करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने बातें की थी। ठीक है, और भी बहुत सारे हम लोगों ने बात किया था किस तरीके से पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं को समय से जो है अनुमति नहीं देने के कारण बहुत सारी योजनाएं जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ये सारी भी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी रिवर रेंचिंग प्रोग्राम। तो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रेंचिंग यानी कि नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो उत्तर प्रदेश से रिवर रेंचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। यह कार्यक्रम ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस रिवर रेंचिंग कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, किस रिवर रेंचिंग जो कार्यक्रम शुरू किया गया, किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ठीक है, ये नदी पशुपालन है। एक तरीके से किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो मत्स्य के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं, जो मछली पालन से संबंधित क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं जो लोग, उनकी आयु को दुगना करने के लिए ये जो है शुरू किया गया है प्रोग्राम, रिवर रेंचिंग प्रोग्राम। तो इस योजना के तहत विशेष गतिविधियों के रूप में शुरू किया गया, ताकि भूमि और पानी का उत्पादक रूप से विस्तार, गहन और विधिकरण और उपयोग करके मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मछली उत्पादन और उससे संबंधित उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, ताकि किसानों की आय जो दुगनी हो सके। इस चीज़ को ध्यान में रखें। रिवर रेंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत किया गया, कहाँ से किया गया? उत्तर प्रदेश से किया गया। ठीक है, ब्रजघाट से। अगला है इंडियन रेलवे द्वारा लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया गया। इन 2 मालगाड़ियों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इंडियन रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल ने, ये भी ध्यान रखिएगा, जो जोन है वो कौन सा? दक्षिण जो मध्य जोन है या फिर दक्षिण मध्य मंडल है, उसने शुरुआत किया है ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियाँ, जिनका नाम त्रिशूल
और दूसरे का नाम गरुड़ का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। तो त्रिशूल और गरुड़ क्या है, ये एक दो मालगाड़ियाँ हैं जिनका परिचालन दक्षिण मध्य मंडल ने किया है, ठीक है, रेलवे मंडल ने। ये लंबी दूरी की मालगाड़ियों से दुगना या कई गुना ज़्यादा लंबी है और उसमें एक बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई होने से क्षमता की कमी में का समाधान होता है। इस तरह की ट्रेनों के कई फ़ायदे हैं जिसमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है जिससे क्षमता के कमी का समाधान करती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी मालगाड़ी है जो कि सामान्य जो मालगाड़ियों से भी कई गुना, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लंबी है, तो इससे एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा माल की ढुलाई हो जाती है जिससे कि क्षमता की कमी का समाधान होता है, ठीक है। तो कौन सी है ये, त्रिशूल है और गरुड़ है। किसके, दक्षिण मध्य रेल जो मंडल है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई, सफलतापूर्वक जो है परिचालन किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग्स एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से इन्होंने उद्घाटन किया है, उत्तराखंड, ठीक है। एम्स जो ऋषिकेश है वहाँ उत्तराखंड से इन्होंने जो है उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का और इसी के अंतर्गत इन्होंने 35 प्रेशर स्विंग्स एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट का इन्होंने उद्घाटन किया। 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। पूरे देश में कुल 1224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को पीएम केयर्स फंड के तहत वित्त पोषित किया गया है जिसमें से 1100 से अधिक प्लांट्स को चालू किया जाता है जो कि प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ये चीज़ बस ये नाम ध्यान रखिएगा कहाँ से किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है डीजी सक्षम पहल की शुरुआत। तो यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, डिजिटल कौशल प्रदान करके। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है, ठीक है। कौन इसमें सहयोग कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने डीजी सक्षम के शुभारंभ पर बोलते हुए कहा कि तेजी से विकसित प्रौद्योगिकी उन्नयन, रीस्किलिंग, निरंतर कौशल और अप स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। डीजी सक्षम पहल के माध्यम से पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो एक तरीके से डिजिटल संबंधित उनको कौशल प्रदान करके युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, यही है डीजी सक्षम, ठीक है। यानी कि डिजिटल सक्षम बना करके युवाओं को रोजगार से जोड़ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यही इसका जो है योजना का मेन उद्देश्य है और ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ जो है संयुक्त पहल है, ठीक है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला है मिड डे मील योजना के नाम में परिवर्तन। तो मिड डे योजना जो थी उसके नाम में परिवर्तन हो गया है। तो केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले दोपहर के भोजन मिड डे मील स्कीम को अब पीएम पोषण स्कीम नाम दिया गया है। तो क्या नाम हो गया, मिड डे मील अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। योजना का फ़ायदा लगभग 12 करोड़ स्कूली बच्चों और करीब 11 लाख स्कूलों को मिलेगा, ठीक है। पीएम पोषण स्कीम इसी वित्तीय वर्ष से लागू होगी। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत देखा जाए कब की गई थी, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। ये स्कीम तब से चल रही है, तब से लगातार चल रही है और सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में शामिल है। तो ये चीज़ ईयर याद रखिएगा, मिड डे मील का 1995 में इसको शुरू किया गया था। ये दोपहर के भोजन बच्चों के हैं जो स्कूल में दिया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर्स, क्योंकि ईयर्स से आपके संबंधित प्रश्न आते हैं। और इसका नाम बदल दिया गया है जिसका नाम क्या है, अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। अगला है भारत का आयुध निर्माण बोर्ड किया गया भंग, ठीक है। तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित आयुध निर्माण बोर्ड इसकी जो है इसको भंग कर दिया गया। तो भारत जो सरकार द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों को हथियार, गोला बारूद और कपड़ों की आपूर्ति करने वाले आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर दिया गया है। तो ये बोर्ड बेसिकली करता क्या था कि जो भारतीय जो सशस्त्र बलों को उनको हथियार देना, उनको गोला बारूद, उनको कपड़ों की आपूर्ति करता था, लेकिन सरकार के द्वारा इसे अब इस बोर्ड को भंग कर दिया गया है। तो आयुध निर्माणी बोर्ड भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है। इससे पूर्व
जून में केंद्रीय मंत्रिमंडल बोर्ड को 7 नए कॉरपोरेट संस्थानों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ये 7 नई सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाएं वाहन, गोला बारूद और विस्फोटक, हथियार और उपकरण, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, गियर, सैनिक आराम किट आइटम्स, पैरासूट्स और सहायक उत्पाद का उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये नई साज जो है इसको क्या किया गया है, जो पूर्व, इससे पूर्व क्या था, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बोर्ड ने 7 नई कॉर्पोरेट संस्थानों में इसको विभाजित करने की मंजूरी दी है। और ये जो 7 नई जो सरकारी स्वामित्व वाले जो कॉर्पोरेट संस्थाएं वो क्या करेंगे, जो वाहन है सेना के लिए, जो गोला बारूद है, जो विस्फोटक है, जो हथियार है, जो उपकरण है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, गियर है, सैनिक आराम के जितने भी आइटम, पैरासूट, सहायक उत्पादन, इन सबका उत्पादन अब वो करेंगे। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने किया ड्रोन मैप जारी। तो भारत सरकार ने 24 सितंबर 2021 को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है। ड्रोन संचालन के लिए ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को भारी लाभ प्रदान करते हैं। इनमें देखा जाए खनन है, कृषि है, निगरानी, बुनियादी ढांचा, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, भूस्थानिक मानचित्रण और कानून प्रवर्तन शामिल है। ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा भारत का एक इंटरैक्टिव मानचित्र है जो पूरे देश में हरे, लाल और पीले क्षेत्रों का सीमांकन करता है। ठीक है, कौन कौन से हरे, लाल और पीले क्षेत्र का सीमांकन करता है और अधिकृत संस्थाओं द्वारा समय समय पर संशोधित भी किया जा सकता है। तो ड्रोन का मैप जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये किन किन कार्यों में इनको देखा जाए तो करता इनका जो उपयोग रहता है ड्रोनों का, देखा जाए खनन क्षेत्र, कृषि, निगरानी, बुनियादी ढांचा, परिवहन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, रक्षा, भूस्थानिक मानचित्रण, कानून प्रवर्तन, ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन सब क्षेत्रों में ड्रोन का काफ़ी उपयोग रहता है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आगाज़। 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। तो पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। वर्तमान में इस मिशन को 6 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में पायलट चरण के तौर पर लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुरुआत कर दी गई है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डाटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में जो भारत है, आयुष्मान, जो ध्यान रखिएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसको हम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में भी जानते हैं। लेह में आयोजित हुआ पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। तो ध्यान रखिएगा, पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे, लेह। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया है। तो लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 24 से लेकर के 28 सितंबर तक किया गया। तो लेह में किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन लेह में। फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कारगिल के युद्ध में शहीद हुए मेजर विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म शेरशाह की स्क्रीनिंग से होगी। यह फिल्म फेस्टिवल आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा। ध्यान रखिएगा, जो पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया लेह में, किससे किया गया, इसकी स्क्रीनिंग जो हुई है वो शेरशाह से हुई है। शेरशाह किसके जीवन पर आधारित फिल्म है, ये कारगिल के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे मेजर विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म है शेरशाह। उसी से फिर जो है उद्घाटन किया गया पहला फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का। हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय और फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। फिल्म समारोह में स्थानीय फिल्म निर्माताओं की सक्रिय भूमिका होगी और विभिन्न हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभाओं का प्रदर्शन होगा। ठीक है, अगला है रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत किया गया है। तो भारतीय रेल ने हाल ही में दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत किया है। तो ये जो रिमोट एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए रेलवे के द्वारा कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत रिमोट इलाकों के 50,000 बच्चों की स्किल ट्रेनिंग की जाएगी।
दी जाएगी और दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी पहुंच को बेहतर बनाने हेतु मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाइयां भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो रिमोट एरिया में जो 50,000 जो लगभग बच्चों को रेल कौशल विकास योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ जो है रेलवे की जो पहुंच है दूरस्थ एरिया में या रिमोट एरिया में अपनी पहुंच को स्थापित करने के लिए मोबाइल कौशल प्रशिक्षण इकाइयाँ जो है वो स्थापित की जाएगी रेलवे के द्वारा। संसद टीवी हुआ लॉन्च, OTT प्लेटफॉर्म पर भी होगा उपलब्ध। और हम लोगों ने फ्रेंड बात किया था इसके बारे में, लोकसभा और जो राज्यसभा टीवी उन दोनों को एक ही में कर दिया गया, उसकी जगह एक टीवी यानी कि संसद टीवी लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी लॉन्च किया है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी को अलग अलग चैनल थे जिसका अब विलय कर दिया गया। तो राज्यसभा और लोकसभा टीवी जो पहले अलग अलग थे उनका विलय करके एक टीवी बनाया गया जिसका नाम है संसद टीवी। संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी की जगह लेगा। अब तक लोकसभा और राज्यसभा की खबरों और कार्यवाही को दिखाने के लिए दो अलग अलग चैनल थे, अब दोनों को मिला करके संसद टीवी बना दिया गया है। इसमें देखा जाए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले दोनों अलग अलग थे, अब इनको मिला दिया गया है संसद टीवी। भारत अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया। तो क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किन देशों के था? भारत अमेरिका ने। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है। तो कौन सा एजेंडा? एजेंडा 2030 का पार्टनरशिप है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किन देशों के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। यह मुख्य रूप से अनुदान और रियायती वित्त के तौर पर जलवायु वित्त प्रदान करेगा और जैसा कि क्लाइमेट एक्शन को मंजूरी देने के लिए पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला इसमें देखिए और क्या है, एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण वित्तीय पहलुओं को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कौन सा है एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को भी दोनों देश के बीच अवसर प्रदान करेगा। अगला है केंद्र सरकार का फैसला, किसानों को मिलेगी 12 अंकों की यूनिक आईडी। ठीक है, ये 12 अंक ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी कितने की क्या है आईडी। सरकार किसानों को 12 अंकों की यूनिक आईडी जारी करेगा। इसके लिए किसानों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस आईडी के माध्यम से किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 अंकों की यूनिक आईडी जो है वो जारी किया जाएगा, किसानों का डेटाबेस जिसके अंतर्गत तैयार किया जाएगा और इस आईडी के माध्यम से किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका अधिक से अधिक लाभ उठाना और भी आसान हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार फिलहाल इस पर पायलट परियोजना के तौर पर कार्य कर रही है। 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया जा चुका है। देश भर के अन्य किसानों को भी इससे जोड़ने की प्रक्रिया पर काम जारी है। इस बार डेटाबेस का काम पूरा हो जाएगा तो सरकार की तरफ से किसानों को 12 अंकों की यूनिक आईडी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 अंकों की यूनिक आईडी है। ठीक है, जितने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को उन तक लाभ पहुंचाने के लिए ये जो है 12 अंकों की यूनिक आईडी जो है वो जारी की जाएगी। 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, 2021 की इटली ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि जो भारत जो है वो पहली बार करने जा रहा है G20 की मेजबानी कब करेगा? 2023 में करेगा और इसकी मेजबानी करेगा। G20 देशों की अगली बैठक जो है वो 30 से 31 अक्टूबर कहाँ पे? दिल्ली की अध्यक्षता में, इटली के अध्यक्षता में होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2023 की जो भारत पहली बार G20 की मेज़बानी कर रहा है, जो इस बार 2021 की कौन कर रहा है? इटली कर रहा है और पहली बार G20 की मेज़बानी भारत करेगा। कब करेगा G20 की? 2023 में करेगा।
जो शेरपा कौन होता है ये ध्यान रखिएगा, जो जिन्हें पीयूष गोयल को जो शेरपा नियुक्त किया गया है वो क्या करता है कि G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधित्व होता है, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडों के बीच समन्वय बनाता है और सदस्य देशों के साथ मिलकर के आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे को लिखकर बात करता है। ठीक है, ये शेरपा का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BS सीरीज यानी कि भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज़ का ऐलान किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया भारत सीरीज़ का ऐलान? कौन से मंत्रालय के द्वारा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दिए गए हैं। BS सीरीज़ का नंबर लेने के बाद वाहन मालिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यानी कि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य को हम जाते हैं अपने वाहनों को लेकर के, तो हमें दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन जिसने BS सीरीज़ का नंबर लिया है, भारत सीरीज़ का नंबर लिया है, उसे अब एक राज्य से जब वो दूसरे राज्य जाएगा तो उसे अब वाहन का, अपनी गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस नई BS सीरीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफ़र नौकरी की वजह से अक्सर होता रहता है। ठीक है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा अपने वाहनों को लेकर के चिंता रहती है कि फिर से दूसरे राज्य में जाने की वजह से उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी BS सीरीज़ के नंबर का जो है। तो नई BS सीरीज़ की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, मंत्रालय याद रखिएगा। सुजलाम कैंपेन हुआ लॉन्च। तो जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को सुजलाम अभियान या कैंपेन शुरू किया है। किस मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान। यह सुजलाम कैंपेन आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में 100 दिनों तक चलेगा। कैंपेन मुख्य रूप से गाँव में ग्रेट वाटर प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी ढांचे जैसे कि शोकपिट के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जल निकायों के अस्थायी प्रबंधन को सक्षम बनाना भी होगा। यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की गतिविधियों को भी तीव्रता से बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ई-श्रम पोर्टल मंत्रालय, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मंत्रालय जरूर पूछता है कि जैसे किस मंत्रालय के, जैसे सुजलाम अभियान जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, तो मंत्रालय जरूर ध्यान रखिएगा। ई-श्रम पोर्टल, तो सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। जो जितनी भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जो है, जो असंगठित जो कामगार हैं उन तक पहुंच सकेगा। किस पोर्टल के माध्यम से? ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, तो जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उसमें भी से देखा जाए तो 38 करोड़ जो श्रमिक उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको जो सरकार के जो सामाजिक सुरक्षा योजना है उन तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा जो निर्माण मजदूर होते हैं उनके लिए प्रवासी श्रमिक होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले और जो घरेलू कामगार जो है वो शामिल हैं। पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जन्म तिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसी जरूरी डिटेल भरने के साथ ही अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। इसके बाद श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। देखिए, हम लोग पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे, तो ये 12 अंक होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से पूछ सकता है कि ई-श्रम पोर्टल पे कितने अंक होंगे? ये 12 अंक का विशिष्ट नंबर मिलेगा उनको। इसके माध्यम से वो जितने भी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी सरकार की योजना है उनका लाभ मिल सकेगा। क्योंकि इनको असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों को, उसमें भी 38 करोड़ जो श्रमिक हैं उनको रजिस्टर करना है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की 3 महिला जजों के नाम की सिफारिश। तो देखा जाए 9 जजों की नियुक्ति हुई थी, उसमें से देखा जाए जो 3 जो थे वो 3 महिला जजों की बात करते हैं इसमें। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 3 महिला न्यायाधीश सहित 9 नामों
की सिफारिश की थी, ठीक है। 9 जजों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला थी। ऐसा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसित इस 3 महिला न्यायाधीशों में कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति हैं, जिनका नाम है BV रांगनत्ना। तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायाधीश है हेमा कोहली, और जो गुजरात हाई कोर्ट की जो न्यायमूर्ति हैं, जिनका नाम है बेला एम त्रिवेदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि BV नागरत्ना, हेमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी। 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जो अन्य जितने हैं, और न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति L नागेश्वर राय जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम का नेतृत्व, जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का नेतृत्व जो है, याद रखें, एक तो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना, दूसरे हैं उदय उमेश ललित, और तीसरे देखा जाए तो धनंजय वाई चंद्रचूड़, और चौथे देखा जाए तो AM खानविलकर, और 5वें देखा जाए तो L नागेश्वर राय जो हैं वो कर रहे हैं। इसमें 3 महिला जजों का नाम आपको पता होने चाहिए। प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसके बारे में देखें तो विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए, जिन्हें लक्षित किया गया है, लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल और प्रधानमंत्री दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से इस ऐप को। इसके तहत देखा जाए जो पात्र लक्ष्य समूहों को अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें कि क्या शामिल है? अल्पावधि जो कम समय का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें अप स्किलिंग या रीस्किलिंग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इस प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ ही अन्य विश्वसनीय संस्थाओं द्वारा गठित सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं, क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में, ठीक है, ये चीज़ देखिए, मैं फिर से आ रही हूँ कि ये जो दक्ष पोर्टल और जो मोबाइल ऐप जो शुभारंभ किया गया है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2023 में खुलेगा राम मंदिर। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में बन रहा राम मंदिर दिसंबर 2023 तक राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 तक जो है राम भक्त जो हैं उनके लिए, जो राम जी का दर्शन करने के लिए जो मंदिर है वो दिसंबर 2023 में खोल दिया जाएगा अयोध्या में। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ट्रस्ट के अनुसार 110 एकड़ में राम मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। पूरे राम मंदिर है कॉम्प्लेक्स का निर्माण देखा जाए तो 900 से लेकर के 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होगा। ठीक है, लेकिन 2025 तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा होगा राम मंदिर का, लेकिन इसको 2023 से राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं 67 एकड़ भूमि में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, गर्भगृह होता है फ्रेंड जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, इसीलिए जो कि ये कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा, गर्भगृह निर्माण का कार्य। इसीलिए भक्तों के लिए 2023 दिसंबर में राम मंदिर को खोल दिया जाएगा, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो 2025 तक पूरा होगा। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा? म्यूजियम होगा, आर्काइव होगा, रिसर्च सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, गेस्ट हाउस, प्रसाद बनाने और वितरण के साथ संतों फजीरियों के लिए स्थान होगा। ठीक है, भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत ने किया समुद्री प्रशिक्षण। तो ये देखिएगा जो परीक्षण किया गया है विक्रांत, ये भारत का पहला विमान वाहक पोत है। ठीक है, विमानों को वाहक करने वाला ये पोत है विक्रांत। तो भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्र परीक्षण पूरा किया। भारतीय नौसेना ने इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक दिन बताया। इसी के साथ साथ भारत उन देशों में शुमार हो गया जिनके पास विशिष्ट क्षमता वाले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमान वाहक पोत है। तो ये विमान वाहक पोत है भारत का पहला विक्रांत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इस विमान वाहक
जहाज़ को अगले साल भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। इसे लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है और इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है। ठीक है, तो जो भारत का पहला विमान वाहक पोत विक्रांत है उसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारत के पास अभी सिर्फ एक विमान वाहक जहाज है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है, INS विक्रमादित्य, और ये स्वदेशी रूप से विकसित है फ्रेंड, इसलिए भारत का पहला हो गया विमान वाहक पोत विक्रांत। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी। ठीक है, तो ये ई-रूपी क्या है? ये एक डिजिटल भुगतान समाधान है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। तो ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जा सकता है। यह एक निर्बाध एक मुफ्त भुगतान तंत्र है। ठीक है, ई-रूपी के उपयोगकर्ता कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और या फिर डिजिटल भुगतान ऐप का उपयोग किए बिना इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को सेवा प्रदाता पर भुना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी उपयोग करता है वो कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर डिजिटल भुगतान ऐप के उपयोग के बिना ही इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के माध्यम से ई-रूपी में वो भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये डिजिटल भुगतान समाधान है ई-रूपी। सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन की स्थापना किया गया। तो सिक्किम में किया गया हॉटलाइन की स्थापना। तो भारतीय और चीन सेनाओं ने उक्त क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखिए एक LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चीन के बीच में। तो यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास को और बढ़ाने के लिए उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित किया गया है। तो ये हॉटलाइन जो स्थापित किया गया है वो उत्तरी सिक्किम सेक्टर में स्थापित किया गया है। यह हॉटलाइन उत्तरी सिक्किम के कोंगरा लाव में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में खम्बा दजोंग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच स्थापित की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है यहाँ से कि आपको जो ला है यानी कि जो पास है, जो दर्रा है, कोंगरा दर्रा, ये उत्तरी सिक्किम में, और यहीं पे देखा जाए तो हॉटलाइन की स्थापना की गई किसके? भारत और चीन के बीच में। भारत सेना के अनुसार भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्थापित की गई इस हॉटलाइन का उद्देश्य क्या है? संबद्ध क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को बढ़ाना। तो हॉटलाइन जो विकसित की गई दोनों ही जो सेनाओं के बीच यानी कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, इसी में देखा जाए तो ये कहाँ पे है? ये उत्तरी सिक्किम वाले क्षेत्र में। यहाँ पे हमारे लिए ला जो है, कोंगरा ला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव। तो केंद्र सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव की घोषणा किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया गया है। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन कौन सा मंत्रालय है वो किस को दिया गया है। तो एक एक करके बस हम नाम देखते चलते। देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय किसको मिला है? राजनाथ सिंह को मिला है। गृह मंत्रालय कोऑपरेशन मिनिस्ट्री किसको मिली है? अमित शाह को मिली है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय नितिन गडकरी। कॉरपोरेट अफेयर्स वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्रालय S जयशंकर। नाम आपको पता होने चाहिए था। जनजातीय मंत्रालय अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वच्छ भारत मिशन जो है वो मिला है स्मृति ईरानी को, ध्यान रखिएगा। वाणिज्य उद्योग खाद्य वितरण कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल, जिनको शेरपा बनाया गया है G20 का, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, तो शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान को। संसदीय कार्य मंत्रालय कोल एंड माइंस किसको? प्रहलाद जोशी को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नारायण राणे को। आयुष मंत्रालय उत्तर पूर्व के मामले में भी तो सर्बानंद सोनोवाल, ये सब पूछ सकता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी को। सामाजिक न्याय वीरेंद्र कुमार को। ग्रामीण विकास मंत्रालय गिरिराज सिंह को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को। रामचंद्र, अगर स्टील मंत्रालय देखा जाए तो ये रामचंद्र प्रसाद सिंह को। रेल IT के साथ संचार मंत्रालय अश्विनी वैष्णव को। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय पशुपति राज को। ठीक है, पशुपति पारस को। जल शक्ति मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला है जल शक्ति मंत्रालय।
संस्कृति मंत्रालय किरण रिजिजू को, ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह को, पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को, स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया को, श्रम मंत्रालय भूपेंद्र यादव को, भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को। यहाँ पे देखा जाए डेयरी एंड फिशरीज मंत्रालय पुरुषोत्तम दास रूपाला, अभी देखा लगातार नाम भी हम लोग पढ़े हैं। संस्कृत पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र जी किशन रेड्डी को, और सूचना प्रसारण खेल मंत्रालय को, खेल और युवा मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर को। ठीक है, तो ये मंत्रालय आपको पता होना चाहिए। केंद्र सरकार को मिले 11 महिला मंत्री, चूंकि इन्होंने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, कुछ फेरबदल किया तो मंत्रियों में, तो उसमें देखा जाए पहली बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बाद से फिर से सरकार में पुनः 11 जो है मंत्री जो है महिला मंत्री शामिल की गई। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के में फेरबदल के बाद कुल 43 नए यानी 43 नए नेताओं ने मंत्रिपरिषद की शपथ ली। ठीक है, नए मंत्रिमंडल में 7 और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो कुल मिलाकर 11 हो गई। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इससे पहले 2004 में तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 11 महिला मंत्री शामिल थे। तो 11 महिलाएं हैं इसमें मंत्री। इसमें देखिए कौन कौन है। वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय सबको पता होगा, आपकी जो वित्त मंत्रालय किसके हाथ में, निर्मला सीतारमण। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो साध्वी निरंजन ज्योति। और इसी के साथ साथ ये ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री देखा जाए अनुप्रिया सिंह पटेल हैं। और इसमें देखा जाए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो शोभा करंदलाजे हैं। और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृत मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री देखा जाए मीनाक्षी लेखी हैं। कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश हैं। रेणुका सिंह सरूता जो है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और वहीं देखा जाए तो प्रतिमा भौमिक सामाजिक, इनको देखा जाए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और अगला देखा जाए तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भारतीय प्रवीण प्रवार जो हैं वो, इनको ये मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन हुआ है 92वां संस्करण, वो गोवा में होगा आयोजित। ठीक है, तो IFFI का 92वां संस्करण गोवा में होगा आयोजित। तो 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में होगा। ठीक है, तो 20 नवंबर से 28 नवंबर में गोवा में होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, जो कि 52वां है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। हर साल फिल्म महोत्सव के दौरान कुछ बेहतरीन फिल्मों को सराहा जाता है और भारत एवं विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में दिखाई जाती हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1952 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गोवा में होगा। भारत नेट परियोजना को मंजूरी, तो केंद्रीय कैबिनेट ने भारत नेट प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल के माध्यम से भारत नेट को संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देखा जाए तो भारत नेट के जरिए अब इन 16 राज्यों के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा पहुंचाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सभी गांवों में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने की सुविधा को पहुंचाने के लिए जो शुरुआत किया गया वो भारत नेट परियोजना है। ठीक है, और योजना के लिए देखा जाए अनुमानित जो है वो राशि क्या है, 19,041 करोड़ की व्यवहारित अंतर वित्त पोषण वायबिलिटी गैप फंडिंग को जो है आपका मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की मंजूरी दी गई है किसके लिए, भारत नेट परियोजना के लिए, जिसके अंतर्गत 16 राज्यों के सभी गांव जो गांव हैं वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है की सुविधा जो है वो पहुँचाने के लिए भारत नेट परियोजना को मंजूरी दी गई है। देशव्यापी समान प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, तो कुछ योजनाएं यहाँ पे दिया गया है और ये
जो योजना है वो समान प्रशासन को लेकर के किया गया है शुरुआत। तो कुछ योजनाओं के नाम दिया गया, हमें देख लेना चाहिए। देखिए सबसे पहला क्या, एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को देश के लिए किसी भी हिस्से में मतदाताओं द्वारा डिजिटल रूप से मतदान करने हेतु आधार लिंक्ड वोटर आईडी आधारित परीक्षण करने की प्रक्रिया में है। ठीक है, तो डिजिटल तरीके से, डिजिटल माध्यम से आप मतदान कर सको, क्योंकि आपको मतदान करने के लिए अपनी जगह पे, अपने राज्य, अपने गृह जो भी क्षेत्र है वहाँ पे आपको आना पड़ता है। लेकिन अब आप कहीं भी देश में किसी भी कोने पर हो, जो आपकी आईडी रहेगी, वोटर आईडी, उसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे कि आप अपने कहीं पे भी देश के किसी कोने में रहो, वहाँ पे आप डिजिटली माध्यम से वोट कर सको। ठीक है, तो वही है ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा है, एक राष्ट्र एक मतदाता पहचान पत्र। ठीक है, वन राशन वन स्टैंडर्ड। इस योजना के माध्यम से देश का लक्ष्य अपने विभिन्न क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे देश के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध मौजूदा संसाधन क्षमता और विश्व में मिलने वाले सभी विशेषताओं को एक छत के नीचे लाना है। ठीक है, अगला है एक देश एक परीक्षा। अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है, माफ़ करिएगा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा एक साथ कई परीक्षाओं, मसलन एसएससी, आरआरबी जो कि रेलवे बोर्ड का है, और आईबीपीएस जो कि बैंकिंग की परीक्षा करवाते हैं, आदि का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो एक ही के द्वारा जो है, ये किसके द्वारा, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वो इन सभी विभिन्न एग्जामों का जो है वो क्या करेगा, भर्ती जो आयोजन करेगा, एक इसके द्वारा, एक देश एक परीक्षा। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है इसके द्वारा इन सभी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। वन नेशन वन ग्रिड, पूरे देश में विद्युत हेतु एक ग्रिड की संकल्पना है। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है एक साथ करवाने की संकल्पना है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक कोई व्यक्ति पूरे देश भर में कहीं से राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको राशन कार्ड के लिए वही सेम चीज़ अपने क्षेत्र में, अब आप कहीं भी रहेंगे, आपका जो राशन कार्ड रहेगा वहाँ से, उस राज्य में किसी दूसरे राज्य में है तो आप वहाँ से भी अपना राशन ले सकते हैं अपने राशन कार्ड के माध्यम से। वही है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, नया मंत्रालय का गठन किया गया है, सहकारिता मंत्रालय। तो केंद्र सरकार ने सरकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। ठीक है, तो सहकार से समृद्धि के जो स्वप्न थे उसको साकार करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई। तो सहकारिता मंत्रालय किसके पास है फ्रेंड, गृह मंत्रालय के पास, जो कि किसके पास, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह को सौंपी गई है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए, सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। 2022 में तैनात होगा भारत का पहला विमान वाहक पोत। ठीक है, क्या नाम था, विक्रांत था। हम लोगों ने बात किया किसके द्वारा, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। ये पहला स्वदेशी जो है जो विक्रांत है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसके पहले भी तैनात हैं, जो कि देखा जाए, जो हम लोगों ने बात किया था विक्रमादित्य, लेकिन ये पहला स्वदेशी है। तो भारत का यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत वर्ष 2022 तक देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान के तौर पर तैनात होने की उम्मीद है। ठीक है, तो 2022 में देश जो अपने जब 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ जो मनाएगा, अपने 75वीं वर्ष मनाएगा अपने आज़ादी का, उस दौरान जो है INS विक्रांत एज ए सम्मान के तौर पे तैनात किया जाएगा। और अब विक्रांत क्या है, ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, किसके द्वारा, कोचिंग शिपयार्ड के द्वारा। INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक पोत के तौर पर भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना का एक विमान वाहक पोत है। यह विमान वाहक पोत कोचिंग शिपयार्ड, कोचिंग केरल में बनाया गया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है, कोचिंग शिपयार्ड कोची, जो कि केरल में है, वहाँ से इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसका नाम क्या है, INS विक्रांत। भारत और गाम्बिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी। गाम्बिया जो कि एक आपका अफ्रीकी नेशन है, तो उनके बीच में देखा जाए तो
एक समझौता हुआ है और इसमें देखा जाए तो समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या, कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना और बढ़ावा देना। भारत सरकार की एजेंसियों, गाम्बिया गणराज्य की एजेंसियों के बीच में आपसी बातचीत में सुविधा होगी। गाम्बिया सरकार में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना के कार्यान्वयन और सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ जुड़ने को इच्छित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा तैयार किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ग्रामीण विकास, ऐसा विकास किया जहाँ पे पर्यटन को आकर्षित किया जा सके। तो पर्यटन मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु 19 जून 2021 को 3 मसौदे रणनीति तैयार की। इसमें भारत को ग्रामीण और मेडिकल पर्यटन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ाने और इससे सम्मेलन, बैठकें और प्रदर्शनियों का स्थान बनाने के लिए खाका प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और खाका के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा, ग्रामीण इलाकों में आय और रोजगार के अवसर पैदा करेगा, साथ ही स्थानीय समुदायों को भी सशक्त करेगा। ठीक है, तो जो भी ग्रामीण विकास में, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाएगा कि वहाँ के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्रामीण इलाकों में आय और रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा और जो भी स्थानीय समुदाय हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। मसौदा में कहा गया है कि यह ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोकेगा और गरीबी उन्मूलन और सतत विकास में भी मदद करेगा। ठीक है, तो जब लोगों की आय और रोजगार उनको मुहैया कराया जाएगा तो इससे गरीबी उन्मूलन जो है वो होगा, सतत विकास होगा। ठीक है, और जो पलायन करते हैं क्योंकि वहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहर की तरफ पलायन करते हैं, तो उस शहर पे भी देखा जाए तो आबादी का दबाव बनने लगता है, जनसंख्या दबाव बनने लगता है। इसका भी समाधान हो सकेगा। दूसरा, उनके क्षेत्र में जब वहाँ के लोग, जो गाँव के लोग जो रोजगार से जुड़ेंगे तो रोजगार जब उनको मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास होगा और पलायन को भी रोका जा सकेगा। यही है आपका इस योजना का उद्देश्य। 2019 आम चुनाव की जो एटलस जारी किया गया है, तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग होगा फ्रेंड, निर्वाचन आयोग द्वारा 2019 के आम चुनाव का एक एटलस जारी किया गया है। इस एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े और डेटा शामिल हैं। इसमें 90 टेबल और 42 विषयगत मानचित्र समाविष्ट हैं जो इन चुनावों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। एटलस में विभिन्न आयु वर्गों में मतदाता लिंग अनुपात और निर्वाचकों जैसे विभिन्न तुलना चार्ट के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों में मतदाताओं के डेटा को प्रदर्शित किया गया और 2014 के आंकड़ों से तुलना की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, जिसमें क्या किया गया, 90 टेबल और 42 विषयगत मानचित्र समाविष्ट किए गए हैं। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम जो शुरू किया गया, किसके लिए, जो अनुकूलित क्रैश कोर्स किसके लिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। ठीक है, तो इस अनुकूलित क्रैश कोर्स का उद्देश्य क्या, पूरे भारत में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना, उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाना। इस कार्यक्रम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार और ट्रेन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जितने भी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कार्यक्रम, ये कार्यक्रम क्या करेगा, जो इसका मूल उद्देश्य है, जितने भी जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है जनशक्ति के जो वर्तमान और जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको ऐसे कौशल जो है गैर चिकित्सा कौशल से भी संबंधित उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर जैसे पेंडेमिक जिस तरह की चुनौती आई, कोविड, इस तरह की कोई अगर भविष्य में समस्या है तो उनको ऐसा ट्रेंड किया जाएगा कि वो उस समय भी सक्षम रहें ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ही एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है। 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों हेतु महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता। तो ध्यान रखिएगा, महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है। जो 11 हवाई अड्डे हैं उनकी निगरानी के लिए रडार हेतु। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है। इनको स्थापित करने से हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और नौसेना व तटरक्षक बल की उड़ानें परिचालनों
में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो महिंद्रा टेलीफोनिक के साथ समझौता किया गया है। जितने जो 11 हवाई अड्डे हैं उनकी निगरानी जो है रडार उनकी निगरानी के लिए जो रडार खरीद करने के लिए वो महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है। किसने? रक्षा मंत्रालय ने। और इसके उनको स्थापित करने से क्या होगा, जितने भी हवाई क्षेत्रों के आसपास जो हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र में सजगता बढ़ेगी और नौसेना और तटरक्षक बलों की उड़ान परिचालनों में सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये फायदा होगा। अगला है तिलहन और दलहन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट कार्यक्रम। तो मिनी किट कार्यक्रम किसको बढ़ावा देने के लिए? तिलहन और दलहन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार जो है तिलहन और दलहन फसलों की खेती के लिए किसानों को मिनी किट उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो किसके खेती के लिए, किस फसलों की खेती के लिए? दलहनी और तिलहनी। इसमें अधिक उत्पादन वाले किस्मों के बीज तो होंगे ही, साथ ही बीज को ट्रीट करने वाले केमिकल भी होंगे। ठीक है, तो जो वो बीज होंगे इस किट में क्या होगा कि केमिकल होगा। ठीक है, बीजों को ट्रीट करने वाला, और साथ ही साथ जो अधिक उत्पादन जो किस्म वाले जो बीज होते हैं वो होगा। इसके लिए किसानों को कोई दाम नहीं देना पड़ेगा। ये जो मिनी किट है वो फ्री होगी, जो कि तिलहन और दलहन से संबंधित है। केंद्र राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करता है। ठीक है, तो किसके? केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है राष्ट्रीय घटनाक्रम में और काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको पार्ट 2 में जो शेष बचे हुए चीज़ें हैं, जितने भी घटनाक्रम हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो कि तुरंत अभी आप लोग को उसे देख लेना, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उससे संबंधित जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे एग्जाम के जरूरी है वो सारे आपके एक साथ रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 जो आएगा उसमें जो शेष सारी चीज़ें उनको कवर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड तब तक के लिए अपना जो है, जिस तरह से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय आपका रिवीजन चल रहा है, खूब जोर शोर से रिवीजन करिए। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।